दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ इंडिया। एटीवी न्यूज़ पर हम पहली बार एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अनपॉपुलर गेम्स एंड मेमोरीज। इस सीरीज के तहत हम आपसे अच्छे-अच्छे कोचेस और अच्छे-अच्छे प्लेयर्स और उनसे जुड़ी मेमोरीज आपके समक्ष रूबरू कराएंगे और आपसे मिलवाएंगे कि पहले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है अशोक जी। अशोक जी को लगभग 2 दशक ताइक्वांडो का एक्सपीरियंस है। पहले वो खुद अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्लेयर थे और अब वो खुद कोच हैं। वो एमडीयू में अभी एज ए ताइक्वांडो कोच काम कर रहे हैं और वो फिटनेस कोच भी हैं। तो आइए मिलते हैं अशोक जी से, जानते हैं वो ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं, कैसी अपने बच्चों की ट्रेनिंग करा रहे हैं और उनका विजन क्या रहेगा आने वाले समय में। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं और हाल फिलहाल आप एमडीयू में अभी कोचिंग कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब करीब 2 दशक का है ताइक्वांडो से सीधे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर जुड़े हुए का। तो अशोक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े हो। और मेरा आपसे पहला सवाल है कि ताइक्वांडो को लेकर है, हम ताइक्वांडो के बारे में ही आज पूरा बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि ताइक्वांडो कराटे और जूडो से अलग कैसे है, क्योंकि आपको आपके साथ भी ये समस्या हुई होगी, बहुत लोग आके आपको बोलते भी कराटे सीखना है। तो आपको क्या लगता है कि कराटे और जूडो से ताइक्वांडो अलग कैसे है? धन्यवाद प्रशांत जी, आपने मुझे अपने साथ यहाँ पर जोड़ा है ताकि मैं कुछ खेल से संबंधित बातें आपको बता सकूं। तो सबसे पहली बात ये कि ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, किक बॉक्सिंग ये सभी मार्शल आर्ट के अंदर आते हैं। मार्शल आर्ट एक बहुत बड़ी आर्ट है जिसके अंदर लगभग 73 गेम्स आर देयर। और ताइक्वांडो उन खेलों से अलग इसलिए है कि ताइक्वांडो एक अकेला ओलंपिक स्पोर्ट है। बाकी के कराटे या ऐसे जो भी गेम है, किक बॉक्सिंग है, वुशु है, वो कोई भी गेम्स ओलंपिक में नहीं है। और आपको बताना चाहूंगा कि ताइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है जो कि 2000 से ओलंपिक्स में आ चुका था और एज ए रेगुलर गेम इसको ओलंपिक्स में 2000 में जगह मिली थी। और ताइक्वांडो ही एक अकेला ऐसा गेम है जो पूरे डिसिप्लिन के साथ और सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स और सेफ्टी गार्ड्स पहन करके खेला जाता है। ताइक्वांडो को हाथों और पैरों की मदद से खेलते हैं और ताइक्वांडो में ज्यादातर किकिंग जो होती है उसको स्ट्राइक करके खेला जाता है। इसमें चेस्ट पे और फेस पे किक मारने के स्कोर मिलते हैं खिलाड़ी को। और ताइक्वांडो बाकी खेलों से अलग इसलिए मैं मानूंगा कि ताइक्वांडो एक अकेला ऐसा गेम है मार्शल आर्ट में जिसमें किसी भी प्रकार की चीटिंग संभव नहीं है, क्योंकि इस खेल से संबंधित खिलाड़ी जो इक्विपमेंट पहन के खेलते हैं वो सेंसर्स से संबंधित होते हैं। वो सभी उपकरण, इसमें पैरों में सेंसर शॉक्स और चेस्ट गार्ड और हेड गार्ड जो होते हैं उन पे सेंसर लगे होते हैं, जिसमें जब प्लेयर स्ट्राइक करता है तो अपने आप स्कोर आ जाते हैं और किसी भी प्रकार की चीटिंग होने की भी जो आशंकाएं हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। अशोक जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि हर एक का स्कोप, जैसे क्रिकेट आज के टाइम पे एक बहुत हाई लेवल का बिजनेस भी बन गया और गेम तो है ही वो। तो आपको क्या लगता है कि ताइक्वांडो का स्कोप इंडिया में कितना है? ताइक्वांडो क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताइक्वांडो के माध्यम से हम अपना कैरियर जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बना सकते हैं, एक कोच के तौर पे बना सकते हैं। हम इक्विपमेंट्स के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप भी हैं, आप भी एक खिलाड़ी रहे हैं और जैसे आपने बास्केटबॉल के पुराने खिलाड़ी रहे हैं तो आप बास्केटबॉल के बारे में ज्यादा विस्तार से बताते हैं, उसकी चीजों को, खामियों को आप बता पाएंगे, उसकी अच्छाइयों को बता पाएंगे। तो ताइक्वांडो में क्या है, अगर मैं बिजनेस के तौर पे एक फ्यूचर के तौर पे लेता हूँ तो सभी आर्म फोर्सेज में, इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, रेलवेज में, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, हर जगह पर ताइक्वांडो की जो है वो ट्रेनिंग्स होती हैं और वहाँ की टीम्स भी हैं जहाँ के प्लेयर जो हैं वो ज्वाइनिंग लेते हैं और खेलते भी हैं, देश के लिए अपना नाम रोशन करते हैं। स्कूल गेम्स होते हैं, एसजीएफआई जो कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो भी ताइक्वांडो के गेम्स जो आयोजित करवाती है हर साल, नेशनल और वर्ल्ड स्कूल गेम्स भी करवाते हैं वर्ल्ड स्कूल फेडरेशन जो है। सीबीएसई गेम्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, सीबीएसई से एफिलेटेड जो स्कूल्स हैं, सीबीएसई गेम्स भी होते हैं। आईपीएससी के स्कूल जैसे विद्या देवी जिंदल स्कूल है, डीएवी, डीपीएस स्कूल्स हैं, ये सभी स्कूल्स ताइक्वांडो के इंटरनेशनल और नेशनल टूर्नामेंट्स करवाते हैं। और मेरा मानना ये है कि बहुत ही अच्छा स्कोप है ताइक्वांडो का और सरकार की तरफ से, भारतीय खेल मंत्रालय की तरफ से भी मार्शल आर्ट के गेम्स को कंपलसरी किया गया है, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ही लाभदायक।
अच्छा अशोक जी, मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो कि 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या जिसके पास है, उसमें अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर मेडल सिर्फ एक है जो सुरेंद्र भंडारी जी का आया था। उसका क्या कारण है कि 130 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी हमारा इंटरनेशनल मेडल्स नहीं आ रहे हैं? मैं आपके गेम की बात करता हूँ, ताइक्वांडो में ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा जिससे कि मेडल आए फ्यूचर में? देखिए 123 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 3% हिस्सा जो है वो बिल्कुल नवजात शिशु हैं, और कम से कम 13% की जो जनसंख्या है वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं। और बाकी की जनसंख्या में से अगर हम देखें तो लगभग, मेरा मानना ये है कि लगभग 2 करोड़ खिलाड़ी ताइक्वांडो से जुड़े हैं, वो प्रोक्ष और अप्रोक्ष रूप से, जो कि उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हमारे मेडल नहीं है, ये जानकारी मैं आपको दे दूं। एशियन गेम्स में सिर्फ मैं सुरेंद्र एशियन भंडारी जी गेम्स का और मेडल है। ओलंपिक गेम्स की बात कर रहा हूँ कि सैफ गेम्स में तो हमारे मेडल आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल आते हैं, पर जो हाईएस्ट पीक जो है ओलंपिक गेम्स और एशियन गेम्स, उसमें हमारे मेडल नहीं आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? ये मेरे लिए खुशी की बात है कि सैफ गेम्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो सैफ गेम्स इंटरनेशनल लेवल पे लगातार जितने भी सैफ गेम्स, अब लगभग 10 सैफ गेम्स अभी तक हुए हैं, उन सभी में इंडिया नंबर 1 पे है अभी तक। एशियन गेम्स में हमारी परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी थी क्योंकि हमारे पास अच्छे कोचेस थे। आज के टाइम में हमारे मेडल्स जो ओलंपिक का एक कैटेगरी जो आप बोल रहे हैं कि ओलंपिक में मेडल आए या एशियन गेम्स में मेडल आए, तो वहां पे मेडल ओलंपिक लाना में तो बहुत ही शायद हम टफ कभी होता है। क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, क्या ये सच है? नहीं, आज तक भारत की तरफ से सिर्फ एक श्री चंद्रशेखर मराठी जी ने एज ए ऑफिशियल, एज ए टेक्निकल ऑफिशियल, एज ए रेफरी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक वहां पर क्वालिफाई अभी तक कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया। हाँ, हम ग्रैंड स्लैम तक, वर्ल्ड चैंपियनशिप तक, सीनियर एशियन चैंपियनशिप, जूनियर एशियन चैंपियनशिप्स में हमारे मेडल हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स में भी हमारे मेडल हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मेडल नहीं है। एशियन गेम्स में मेडल की जहां तक आप बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि एशियन गेम्स में मेडल लाने के लिए एशिया जो महाद्वीप है, जो कंटिनेंट है, वहां पर सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन एशिया में ही पाया जाता है। और ये बात तय होती है कि एशिया में जिसका जो मेडल आ जाता है तो वो ओलंपिक में अपना मेडल लगभग लगभग पक्का कर लेता है। और ओलंपिक्स तक पहुंचने की बात है और एशियन गेम्स में जहां तक बात है पदकों की, तो मेरा मानना यह है कि अगर रिजर्वेशन ऑफ टैलेंट किया जाए, टैलेंट्स को रिजर्व किया जाए, प्लेयर्स को अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए, जब तक, प्रशांत जी मेरा मानना यह है कि जब तक कोई खिलाड़ी अपने फ्यूचर के प्रति सिक्योर नहीं होगा ना, तब तक उसको फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी कि हाँ मेरा फ्यूचर, अगर मैं ताइक्वांडो खेलता हूँ तो मेरा, मेरी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर है, तो वो मेडल नहीं ला सकता है। जैसे एक आर्मी का एक जवान को ही आप ले लीजिए, आर्मी के जवान, उनको पता है कि हमको सीमा पे खड़े रहना है, हमको दुश्मन से गोली खानी भी पड़ सकती है, उनको मारनी भी पड़ सकती है, लेकिन उनको ये पता है कि उनकी फैमिली के लिए पीछे पूरा देश खड़ा है, उनकी फैमिली सिक्योर है, वो खुद सिक्योर है, इसीलिए वो लोग अपनी जान देने से नहीं डरते। ऐसा ही जिंदगी की हर एक विधाओं में है, ताइक्वांडो में भी ऐसा ही है। जब तक किसी खिलाड़ी को फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक मेडल लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हाई प्रोफाइल, हाई स्किल्स के, हाई डेवलपमेंट के इक्विपमेंट्स हमारे पास अभी तक उनकी कमी है। अभी हमारी फेडरेशन और हमारी खेल मंत्रालय जो है धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है और पहले से काफी सुधार है इन चीजों में। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले ओलंपिक्स में या फिर आने वाले 2 ओलंपिक्स में हमारा कोई ना कोई खिलाड़ी वहां तक पहुंचेगा और पदक जरूर प्राप्त करेगा। अच्छा, मेरा बड़ा, आई एम सो मच क्यूरियस टू नो कि ये एक इंडिविजुअल गेम है जिसमें इंडिविजुअली आप परफॉर्म करते हैं, पर एक जैसे टीम गेम अलग होता है, इंडिविजुअल गेम अलग होता है, तो आप इसमें जो सिलेक्शन करते हैं अपने बच्चों का, वो किस तरीके से करते हैं? आप उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखते हैं या वो देखते हैं कि वो टीम में भी अच्छा करता है या नहीं, मतलब दूसरे लोगों के साथ मिलता जुलता अच्छे से नहीं है? आप उनका सिलेक्शन करते कैसे हैं? एज ए कोच मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए ऐसा है, सिलेक्शन के बारे में हम आपको बताएं तो पहले एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता है। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में बॉडी वेट होते हैं और बॉडी वेट के अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे हम सीनियर की बात करें तो 54 किलो, 54 से 58 kg, 58 से 63, 63 से 68, ऐसे 8 वेट कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। उन सभी के खिलाड़ियों को पहले उनके वेट डिवीजन में उनके वेट लिए जाते हैं, फिर उनकी फाइट आपस में करवाई जाती है। जो खिलाड़ी गोल्ड, सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल इसमें होते हैं, 4 मेडल एक वेट कैटेगरी में टोटल होते हैं। 8 लड़के और 8 लड़कियों के वेट हैं, टोटल 64 मेडल सीनियर लेवल पे होते हैं। तो उन सभी के अंदर जो गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट बच्चे होते हैं उनको इंडिया कैंप के लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हमारी जो है वो बुलाती है।
और उन इंटरनेशनल इवेंट के लिए उनके जो है वो सेंसर पे जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास सेंसर्स के, उनके आपस में ट्रायल करवाए जाते हैं। कई बार ओपन ट्रायल भी करवाए जाते हैं। सभी मेडलिस्ट को बुलाया जाता है। कई बार पिछली 2 नेशनल या 3 नेशनल्स के खिलाड़ियों को भी बुलाया जाता है। उन सभी की आपस में कंपटीशन करवा के सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट जो प्लेयर ही होता है या फिर जिसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है या किसी गोल्ड वाले को चोट लग जाती है तो सिल्वर वाले को चांस दिया जाता है। तो जो खिलाड़ी सबसे बेस्ट होता है, जो सभी को हरा करके अपने वेट में गोल्ड लेता है या जीतता है, उसी को भारतीय स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा चुन करके इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाता है। देखिए, एक कोच हमेशा अपने प्लेयर्स के साथ जुड़ा रहता है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी फैली हुई है, तो अभी आप अपने स्टूडेंट्स को, आपके पास पहले तो कितने स्टूडेंट्स हैं और कैसे आप उन स्टूडेंट्स को अभी गाइड कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, आप कोच नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और सब बंद है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, कैसे उनसे जुड़े हुए हैं? प्रशांत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास मैं एमडीयू में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है जो कि ताइक्वांडो चैंपियंस एकेडमी के नाम से चल रहा है। और हम वहाँ पर 2 कोच हैं, श्री सतीश डुलची जो मेरे भी सीनियर हैं और मेरे कोच हैं, और एज ए मेन कोच मैं वहाँ पर जॉब भी कर रहा हूँ ताइक्वांडो कोच के रूप में। तो मेरे पास वहाँ पर लगभग 82 के पास आसपास खिलाड़ी हैं, स्टूडेंट्स जो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जिसमें 50 के आसपास सीनियर स्टूडेंट हैं, जिसमें लड़के लड़कियां हैं। और मेरे पास फिटनेस ट्रेनिंग के लिए भी लेडीज भी आती हैं, हमारे कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। कई बार हमारे वाइस चांसलर श्री राजवीर सिंह जी हमारे पास आ जाते हैं, हमारे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, ये सभी चेकिंग के लिए भी आते हैं और साथ के साथ वो वहाँ पर फिटनेस ट्रेनिंग के लिए भी हमारे पास आते रहते हैं। तो मैं अब जैसे कल लॉकडाउन चल रहा है तो मैं हर रोज खुद भी ट्रेनिंग करता हूँ। 6 बजे से 8 बजे तक का हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है। तो मैं सुबह 6 बजे बच्चों को शेड्यूल बताता हूँ कि आज का ये शेड्यूल रहेगा। तो सभी बच्चे अपने घर पे रह करके वो ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी, एक पढ़ाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ये बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज ऐसा नहीं है प्रशांत जी, अब ये कहावत उल्टी हो चुकी है। आज जो लोग खेलते हैं वो नवाब नहीं बनते, वो महाराजा बनते हैं। वो लोग आइकन्स हैं दूसरे लोगों के लिए, उनके ऊपर लोग जान छिड़कते हैं। जैसे हुसैन बोल्ट को आप ले लीजिए, माइकल फेलिप्स को आप ले लीजिए, तो लोग उनके दीवाने हैं। तो आपने बड़े स्पोर्ट्स आइकन की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि ताइक्वांडो में आपके पास ऐसा आइकन कौन है? मैं सुरेंद्र भंडारी जी की बात नहीं करूंगा, उनको छोड़ के आपको क्या लगता है, जैसे कि एक कॉमन मैन है जो ताइक्वांडो को नहीं जानता मेरे जैसा, आपको क्या लगता है कि ऐसा आइकन ताइक्वांडो के पास है? अगर भंडारी जी की भी बात करें तो आप, और अगर नहीं है तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि कोई आइकन बनने वाला है? अगर इंडिया में मैं खिलाड़ियों की बात करूं और कोई भी प्लेयर अगर 10 दिन भी किसी ताइक्वांडो ट्रेनिंग पे गया है, किसी ताइक्वांडो क्लास में गया है, और मैं प्लेयर्स के आइकन्स के नाम आपको गिनवाने लग जाऊंगा तो मेरे पास उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने खिलाड़ी हैं हमारे पास। जैसे सुरेंद्र भंडारी जी को आप ले लीजिए, शिव कुमार जी हैं, सतीश शर्मा जी, पप्पू सर हमारे थे, मनोज पांचाल जी, संदीप कुंडू जी, संदीप पवार जी, नवजीत मान, अक्षय हुड्डा। तो आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि देखिए, खेल एक ऐसी सफलता है जिसमें पता नहीं कब कौन किसको ज्यादा मेहनत करके बीट करके ऊपर आ जाएगा। तो एक आइकन के तौर पे मेरा मानना यह है, मैं मेरे खुद का जो मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर है इंडिया के अंदर वो संदीप कुंडू है, और मेरे कोच साहब मिस्टर सतीश ढुलजी, ये दोनों खिलाड़ी मेरे को बहुत पसंद है। मैं हमेशा से ही संदीप कुंडू और इनका दीवाना रहा हूँ। चलिए, और इंटरनेशनल आपके लेवल पे पास अगर मैं हटा दूं तो आपके मनपसंद 2 प्लेयर मैंने हटा दिए, सतीश डुलजी और संदीप कुंडू जी, इनको छोड़ के अगर आप पूरे इंडिया में अपने ताइक्वांडो गेम को लेकर किसी 5 प्लेयर का नाम लोगे तो वो कौन कौन होंगे? आप बताइए, आज हम जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले और बेस्ट नाम मैं लूंगा जो कि पूरे भारत में मैंने जब भी उस लड़के की फाइट देखी है तो मेरे को ये लगा कि ये किसी से हार नहीं सकता, ये अनबीटेबल प्लेयर है। उसका नाम है सुनील कुमार, जिसको हम मकोड़े के नाम से जानते हैं। वो सोनीपत का रहने वाला है और उसके घर की बहुत ही खराब परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी उस लड़के ने इतनी मेहनत की है। एक टूर्नामेंट में मैं आपको बताता हूँ, एक ओपन नेशनल बेंगलोर में हुई थी, उसमें उसने 9 बाउट खेली थी। 9 बाउट का मतलब है कि लगभग 160 बच्चों के ग्रुप में से उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उन 9 बाउट्स में किसी भी खिलाड़ी ने उसके खिलाफ 2 स्कोर भी नहीं कर पाया था, कोई भी खिलाड़ी, क्योंकि हमारे 3-3 मिनट के 3 राउंड, 9 मिनट की बाउट में 2 स्कोर। सुनील कुमार। ईयर कौन सा था, सन कौन सा था जनाबी?
आई थिंक 2003 2002 या एक 2003 के सुनील कुमार, आसपास अब की दूसरे बात कौन है। रहेंगे? और वो अभी दूसरा नवजीत मान, ठीक है, वो शायद अब सर्विसेज में खेल रहे जो हैं कि इंडियन, और जी आपके वो स्टूडेंट भी सर्विसेज रहे की हैं। तरफ से खेलता है इंडियन आर्मी में, और मेरा स्टूडेंट रहा है। और तीसरे खिलाड़ी की अगर मैं आपके पास बात करूं तो मेरा बहुत ही अजीज दोस्त है, मेरा छोटा भाई आप लगा लीजिए, विकर्ण शोरान जो है वो तीसरा ऐसा खिलाड़ी है। उससे ज्यादा दिमाग वाला खिलाड़ी सिर्फ मैं मानता हूँ भारत में सुरेंद्र भंडारी को। इसके अलावा मैं किसी को नहीं मानता कि किसी ने इतना दिमाग ताइक्वांडो गेम को समझने सोचने में लगाया होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। उसके बाद अगर चौथे प्लेयर की बात करते हैं तो फिर तूफानी, जिसको बोलते हैं ना तूफानी खिलाड़ी होता है, तो तूफानी खिलाड़ी के रूप में मैं शिव कुमार जी हमारे सीनियर हैं, जो कि पंजाब पुलिस में है, सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर। मैं उनको एक तूफानी और खतरनाक खूंखार प्लेयर मानता हूँ, जो एरिना के अंदर किक मार के प्लेयर की जान भी ले सकते हैं। उनकी एज आज 45 के आसपास है, लेकिन उनकी फिटनेस देख के आप उनको जब देखेंगे तो लगेगा 18 साल का छोकरा है। और पांचवे और आखिरी प्लेयर की अगर मैं बात करूं, पांचवा प्लेयर अगर मैं बात करूंगा तो हमारे एक सीनियर होते थे श्री संदीप पवार जी, जो कि सर्विसेज में ही हैं, और उनका गेम भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही काम प्लेयर हैं। वो बहुत ही बड़ी शांति से खेलते हैं। वो ओलंपिक क्वालिफिकेशंस भी खेले हैं, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और मेरा जहां तक मेरी नॉलेज है लगभग 9 बार सीनियर नेशनल में उनका मेडल है। अशोक जी, मुझे आपका इतना लंबा टाइकोंडो का करियर रहा है एज ए कोच और एज ए प्लेयर भी, तो आपको क्या लगता है आपकी सबसे फाइनेस्ट मेमोरी एज ए प्लेयर या एज ए कोच कौन सी रही है? हमारे साथ आप प्लीज उसे शेयर करें ताकि लोगों का टाइकोंडो के प्रति जो रुख है वो थोड़ा और बढ़े। जो एज ए आपकी सबसे प्लेयर फाइनेस्ट मेरी मेमोरी ताइक्वांडो की सबसे, जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, जो सबसे प्रिय हो। एज ए प्लेयर मेरी सबसे अच्छी मेमोरी रही है बिलासपुर सीनियर नेशनल में 2009 में हम गए थे। हरियाणा की टीम को हमने रिप्रेजेंट किया था, श्री जसबीर सिंह गिल जो कि हमारे हरियाणा के सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से हम वहां पर हरियाणा का नेतृत्व हमने किया था। तो वहां पे सिर्फ 16 बच्चों में से सिर्फ 2 ही मेडल थे, एक विकर्ण का और एक मेरा। विकर्ण का सिल्वर मेडल था और मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। और हमने हरियाणा की टीम को 8 साल के बाद नेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई करवाया था उन 2 मेडल्स के कारण। तब हम दोनों को बिठा करके हमारे जो कोच वहां पर गए थे श्री सतीश जी, उन्होंने रोते हुए ये बोला था कि आज तुमने अपने बड़े भाई की लाज रख ली। तो उस टाइम पे मैं अपनी जिंदगी में, जैसे होता है ना पोडियम पे चढ़ने के बाद या विक्ट्री स्टैंड पे चढ़ने के बाद कोई प्लेयर रो पड़ता है, तो उस दौरान हम दोनों की आंखों में आंसू थे। और वो एज ए प्लेयर वो मेरा सबसे अच्छा मोमेंट था, क्योंकि वहां पर मैंने जो पिछले 6 साल से सीनियर नेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट थे मिस्टर इब्राहिम, उनको वहां पर सेमीफाइनल बाउट में हराया था। और उनको अन्ना के नाम से भी जाना जाता है, और वो सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड की तरफ से खेलते हैं। 6 साल के बाद उनको किसी भी खिलाड़ी से वो 6 साल के बाद आ रहे थे। और एज ए कोच मेरी सबसे अच्छी मूवमेंट उसी नेशनल से अगले साल झारखंड में नेशनल गेम्स हुए थे, वहां पर मेरे स्टूडेंट और मेरा छोटा भाई लगा लीजिए आप, नवजीत मान ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। तब मेरे को ये फील हुआ था कि हाँ ये लड़का आने वाले समय में एक दिन ओलंपिक्स के लिए भारत का प्रतिनिधित्व। एज ए कोच आपका क्या विजन है? आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स भी अडॉप्ट करते हो, उनको आप गेम भी करा रहे हो, तो आपका विजन क्या है एज ए कोच? या आप और आपका यूथ को मैसेज क्या रहेगा अबाउट टाइक्वांडो? देखिए प्रशांत जी, यूथ को मेरा सबसे पहले एक कोच के रूप में एक शारीरिक गतिविधियों का मैं जो कोच हूँ उसके रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे यूथ को, क्या पूरी दुनिया में जितने भी स्पीशीज अर्थ पे मूव कर रहे हैं उन सभी के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल करते हैं। क्योंकि अगर हमारा शरीर सुखी है और हम स्वस्थ दुनिया में हम किसी भी सुख को भोग सकते हैं, और अगर हमारा शरीर अच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, मेरा विजन ये है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो मेरे को इस काबिल बनाए कि मैं अपने खिलाड़ियों को, अपने देश के खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करवा के अच्छे से अच्छी सुविधाएं जितनी मेरे से हो सकेंगी वो अरेंज करके मैं उनको दूं, ताकि आने वाले निकटतम भविष्य में मेरे से आपकी तरह कोई और सवाल ना कर पाए कि ओलंपिक्स में हमारे मेडल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मेरा विजन यही है कि मैं ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों के मेडल्स आए ये दुआ करूं और उसके ऊपर मेहनत करूं।
तो सभी मेरे सीनियर कोचेज भी, मेरे गुरुजी श्री गौतम सिंह बिरदी जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि उन सभी के आशीर्वाद से और उन सबकी लगन से एक न एक दिन भारत का ताइक्वांडो खेल में भी ओलंपिक्स में मेडल आए। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी उम्मीद करूंगा कि इंडिया का मेडल जल्द आए, ताकि मैं आपसे इस बारे में सवाल ना करूं और किसी बारे में सवाल करता रहूं। धन्यवाद अशोक जी, आपने अपना समय निकाला और हमसे जी। बातचीत करी। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।